हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पढ़ने वाले हैं। पोइट्री को कंपोज करने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ही हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर पोइट्री का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग पोइट्री के एलिमेंट्स को समझने वाले हैं तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि पोइट्री एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा सकती हूँ कि पोइट्री इज़ अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो अब उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ नाम के एक रोमांटिक पोइट रहे थे, उन्होंने पोइट्री को डिफाइन करते हुए कहा है कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप या फिर स्वतः कह सकते हैं, एंड ओवरफ्लो का मतलब होता है अति प्रवाह, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, फीलिंग्स का मतलब इमोशंस या फिर हम लोग कह सकते हैं अनुभव। तो हम लोग सिंपल शब्द में पोइट्री को डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि किसी शक्तिशाली इमोशन के अति प्रवाह को हम लोग जब वो स्वतः अति प्रवाह होता है तो उसे हम लोग पोइट्री कहते हैं। पोइट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोइसिस विच मीन्स मेकिंग। पोइट्री एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ये शब्द जो है पोइट्री, इसे ग्रीक वर्ड पोइसिस से लिया गया है और जिसका मतलब होता है मेकिंग या फिर क्रिएटिंग, बनाना या फिर क्रिएट करना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। पोइट्री लिटरेरी आर्ट का एक फॉर्म है वेयर वर्ड्स आर क्राफ्टेड विद अ फोकस ऑन ब्यूटी एंड रिदम, जहाँ पे वर्ड्स क्राफ्ट किया जाता है एक फोकस के साथ, और ये फोकस होता है ब्यूटी पर और रिदम पर, क्योंकि पोइट्री में अगर ब्यूटी ना हो, रिदम ना हो तो वो पोइट्री लगेगी ही नहीं। इन पोइट्री लैंग्वेज इजंट जस्ट अबाउट डायरेक्ट मीनिंग, और पोइट्री में हम लोग बात करें तो लैंग्वेज वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग को नहीं बताता है। इट ऑल्सो एम्स टू एक्सप्रेस डीपर इमोशंस और आइडियाज बियॉन्ड वॉट इज सेड ऑन द सर्फेस। इसके अलावा पोइट्री जो है ये एम करती है डीपर मीनिंग को एक्सप्रेस करने का, डीपर इमोशंस को, डीपर आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग और बियॉन्ड व्हाट इज सेड ऑन द सरफेस। पोएम्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। पोएम शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, और कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो तो उसे हम लोग एपिक कहते हैं। एपिक भी एक जॉनरा होता है पोइट्री का, but they are typically written in lines or verses rather than sentences and paragraphs। लेकिन जो पोम्स है वो कितनी भी लॉन्ग क्यों ना हो, कितनी भी शॉर्ट क्यों ना हो, उसे हम लोग लाइंस में या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसे हम लोग वर्जेस में लिखते हैं, ना कि सेंटेंसेस में, ना ही पैराग्राफ्स में। पोइट्री में पैराग्राफ नहीं, स्टेंजा होती है। ठीक है, फिर आगे हमारा पोइट्री के टाइप्स। पोइट्री के टाइप्स में है बैलेड, एलिजी, एपिक, लिरिक, ओड एंड सोनेट। तो यहाँ पे हम लोग पोइट्री के टाइप्स को अलग एक सेपरेट वीडियो में एक एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोइट्री के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। ओके, तो पोइट्री के एलिमेंट में हमारा सबसे पहला एलिमेंट है राइम। राइम इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स टिपिकली एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोइट्री। तो राइम हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो ये रिपीटेशन है सिमिलर वर्ड्स का, जो टिपिकली आती है लाइन के एंड में। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिदम, यूनिटी एंड म्यूजिकलिटी, मेकिंग द पोम मोर मेमोरेबल एंड प्लीजिंग टू द ईयर। राइम सेंस ऑफ रिदम लाती है पोइट्री में, सेंस ऑफ यूनिटी लाती है, एंड ये म्यूजिकलिटी ऐड करती है पोइट्री में। जब किसी पोइट्री में हम लोग राइमिंग को यूज़ करते हैं तो वो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि उसमें म्यूजिकल टच है, और राइम जब किसी पोइट्री में यूज़ होती है तो वो पोइट्री याद करने में मेमोरेबल होती है, वो याद करने में ईजी होती है, एंड और वो हमारे ईयर को प्लीज करती है, हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है जब किसी पोइट्री में राइमिंग दिया हो। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो यहाँ पे आप इन दो शब्दों में गौर कीजिएगा कि ये जो डीप एंड कीप है, ये जो लाइन के एंड में डीप एंड कीप,
तो ये सिमिलर साउंड हो रहे हैं, ठीक है, सिमिलर हमें सुनने में लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डीप को हम लोग यहाँ पे ए नाम देंगे, और फिर यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस में लास्ट की जो वर्ड है उसमें कीप है जो डीप से मैच कर रही है, तो इसको भी हम लोग ए कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक थर्ड लाइन भी होती और यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होता और यहाँ पे लास्ट में जाके अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर टीयर लिखा होता, TEAR, टीयर, और तो इसे हम लोग यहाँ पे बी नाम देते, क्योंकि ये जो टीयर है ये डीप एंड कीप से मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो टीयर को हम लोग यहाँ पे बी नाम दे देते, और यहाँ पे अगर फोर्थ लाइन भी हम लोग ऐड कर दे, यहाँ पे फोर्थ लाइन ऐड करके यहाँ पे हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख दे डियर, DEAR, ठीक है। तो यहाँ पे टीयर एंड डियर ये अगेन सिमिलर साउंड हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसे भी बी दे देते नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी यहाँ पे राइमिंग स्कीम बन जाती, और ये जो एक स्टेंजा है ये 4 लाइन की स्टेंजा मीन्स इसे हम लोग क्वार्ट्रेन कह देते, ओके। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ राइम। राइम के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एंड राइम, इंटरनल राइम, स्लैंट और नियर राइम, आई राइम, रिच राइम, आइडेंटिकल राइम। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ राइम को डीप में नहीं स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को टाइप ऑफ राइम में डिटेल में बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको इसे डीप में समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है पोइट्री का, और वो है रिदम। Rhythm in poetry is a pattern of stressed and unstressed syllables in a line, giving the poem its beat or flow. किसी पोइट्री में रिदम है, इससे हमारा कहने का मतलब है उस पोइट्री के पैटर्न से, पैटर्न है ये स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का एक लाइन में, और अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल का ये जो पैटर्न है ये पोम को एक बीट और हम लोग कह सकते हैं एक फ्लो प्रोवाइड कराती है, ठीक है। दिस रिदम और मीटर, रिदम को हम लोग यहाँ पे मीटर भी कह सकते हैं, वैसे रिदम का ही हम लोग कह सकते हैं कि एक पार्ट है मीटर, आगे हम लोग पढ़ेंगे मीटर एंड लाइन लेंथ, ओके। तो दिस रिदम और मीटर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड कैन एनहांस द मूड एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द पोम। ये जो मीटर है ये क्रिएट करती है मूवमेंट का एक सेंस जो इन्हेंस करती है हमारे मूड को और इमोशनल इम्पैक्ट, पोएम का इमोशनल इम्पैक्ट को और मूड को। सम की एस्पेक्ट्स ऑफ रिदम, रिदम का की एस्पेक्ट में पहला एस्पेक्ट आता है मीटर और दूसरा एस्पेक्ट है हमारा लाइन लेंथ। तो पहले हम लोग मीटर में देखते हैं कि मीटर में क्या क्या आता है। तो मीटर में है आयम्ब मीटर होता है, एक ट्रोकाइक होता है, एनापेस्टिक होता है, डेक्टाइलिक होता है और स्पॉन्डाइक होता है। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी हम लोग सिर्फ ओवरऑल समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। आगे हमारा जो है लाइन लेंथ में, तो उसमें है मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर एंड पेंटामीटर। तीसरा एलिमेंट ऑफ पोइट्री है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज को हम लोग लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं या फिर पोइटिक डिवाइस भी कहा जा सकता है, ओके। Figurative language in poetry involves using words and expressions in creative ways that go beyond their literal meaning. Figurative language की बात करें हम लोग, तो पोइट्री में जब हम लोग फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करती है ऐसे वर्ड्स को पोइट्री में यूज़ करना, ऐसे एक्सप्रेशंस को पोइट्री में यूज़ करना जिससे कि पोइट्री को एक क्रिएटिव वे में लिखा जा सकता है और ये लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाती है, ठीक है। इट एड्स डेप्थ, और फिगरेटिव लैंग्वेज जो है पोइट्री में गहराई लाती है, लेयर्स ऑफ मीनिंग। फिगरेटिव लैंग्वेज जब हम लोग यूज़ करते हैं पोइट्री में तो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ओके। एंड इमोशनल रिजोनेंस टू द पोम। इमोशनल रिजोनेंस का मतलब होता है भावनात्मक प्रतिध्वनि।
पोइट्री में जब फिगरेटिव लैंग्वेज यूज होती है तो उसमें एक इमोशनल रिजोनेंस होती है, मीन्स एक भावनात्मक ध्वनि भी ऐड हो जाती है पोम में। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। तो पहला तो है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल एंड यहाँ पे एटसेट्रा। बहुत सारी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस होती है। इसकी भी स्टडी हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। फिर है हमारा एग्जाम्पल, फिगरेटिव लैंग्वेज का एग्जाम्पल पोइट्री में। विलियम शेक्सपियर जो कि एलिजाबेथन एरा के एक बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं, पोइट भी है वो, उनका एक सोनेट नंबर 18 है। टोटल 154 सोनेट्स लिखा था उन्होंने। तो 154 सोनेट्स में से ये जो 18 नंबर का सोनेट है, इसमें फर्स्ट की 2 लाइंस उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखी है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो अपने बिलवर्ड को कंपेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के डे से करूँ, और इस तरीके से वो ऐसा कंपैरिजन करके, ऐसा मेटाफर लाके वो एक तो अपने बिलवर्ड की खूबसूरती को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो समर डे का, वहाँ पे जब ग्रीष्म ऋतु की खूबसूरती को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ही ठंड पड़ी रहती है सालों साल, और जब थोड़ा सा गर्मी का मौसम आता है तो उन्हें राहत मिलती है। तो ये जो समर डे होता है उन लोगों के लिए वो थोड़ा आरामदायक होता है, तो उन लोगों को ब्यूटीफुल लगता है समर का डे, और हम लोगों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और वो कहते हैं अपनी बिलवर्ड को कि वो बहुत ही ज़्यादा लवली है एंड बहुत ही ज़्यादा मोर टेम्परेट है, ठीक समर के डे के जैसा। तो वहाँ पे वो मेटाफोरिकली कंपैरिजन कर रहे हैं बिलवर्ड, अपने बिलवर्ड और समर के डे के बीच। ओके, फिर हमारा फोर्थ एलिमेंट है इमेजरी। Imagery in poetry is the use of vivid and descriptive language to create sensory experiences for the reader. Imagery poetry में जब कोई पोइट, जब कोई पर्सन विविड मीन्स जीवंत और ऐसे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस को यूज़ करता है जो रीडर्स में सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। और ये सेंसरी एक्सपीरियंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज साइट, दूसरा है साउंड, थर्ड वन इज स्मेल, फोर्थ इज टेस्ट एंड द फिफ्थ वन इज टच। ओके, इमेजरी हेल्प्स रीडर टू विजुअलाइज सीन्स। जब पोइट्री में कोई पोइट इमेजरी को यूज करते हैं तो ये रीडर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने माइंड में वर्ड्स को पढ़ के एक इमेज क्रिएट कर सके, इमोशंस को फील कर सके और उस पोम के साथ वो फुली एंगेज हो सके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इमेजरी में क्या क्या टाइप्स आते हैं। तो इमेजरी में पहला टाइप है विजुअल इमेजरी, देन है ऑडिटरी इमेजरी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी, गस्टेटरी इमेजरी, टैक्टाइल इमेजरी, काइनेस्थेटिक इमेजरी या फिर किनेस्थेटिक इमेजरी एंड ऑर्गेनिक इमेजरी। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी भी एक सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी इन पोइट्री, पोइट्री में इमेजरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो पोइट्री में अब हम लोग इमेजरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जिसमें उन्होंने विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी को क्रिएट किया है अपने पोम के इन 4 लाइन्स में। ही गिव्स हिज हार्सनेस बेल अ शेक। तो जब यहाँ पे ये जो वर्ड आया बेल, तो बेल मीन्स घंटी, तो इसे हम लोग पढ़ करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि घंटी की आवाज़ कैसी होती है। तो ये हमारे में एक ऑडिटरी इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे माइंड में। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ऑडिटरी इमेजरी यूज करी है। To ask if there is some mistake, the only other sounds the sweep of easy wind. Again यहाँ पे ये जो wind है, wind means हवा, तो इसे पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं कि विंड की आवाज़ कैसी होती है, हवा की आवाज़ कैसी होती है। वो जो सनसनाहट होती है हवा चलने की, तेज हवा जब चलती है तो उसका भी हम लोग साउंड अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे ऑडिटरी इमेजरी उन्होंने यूज़ की है।
फिर है एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक का मतलब होता है कोमल परत। तो यहाँ पे उन्होंने विजुअल इमेजरी को क्रिएट करने का कोशिश किया है, ठीक है। फिर आगे हमारा थीम। थीम है हमारा फिफ्थ एलिमेंट ऑफ पोइट्री। थीम इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री का एक फंडामेंटल, एक मौलिक एलिमेंट है थीम, representing the central idea, message और underlying meaning that the poet intends to convey। और थीम कहते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया को, मैसेज को, या फिर एक मीनिंग को जो पोइट्री के थ्रू पोएट कन्वे करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द थीम हेल्प्स रीडर्स कनेक्ट इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली विद द पोम। और जब हम लोग मीन्स रीडर्स थीम को समझ लेते हैं तो ये रीडर्स को हेल्प करता है कि वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर पाए पोएम के साथ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन है, द थीम इज द हार्ट बीट ऑफ अ पोम। एक पोम की हार्ट बीट होती है उसकी थीम, प्रोवाइडिंग पर्पस एंड डायरेक्शन। और वो थीम ही होती है जो एक पोम को पर्पस एंड डायरेक्शन देती है, ओके। उसके बाद है कुछ कॉमन थीम्स जो पोइट्स अक्सर यूज करते हैं अपने पोम में, जो कि है लव, नेचर, डेथ एंड मोर्टेलिटी, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, टाइम एंड चेंज, ओके। देन हमारा सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ पोइट्री है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है शब्द चयन। डिक्शनरी से ही ये वर्ड आया है डिक्शन, ओके। डिक्शन रेफर्स टू द पोएट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, phrases and expressions which profoundly impacts the tone, style, mood and overall meaning of a poem। डिक्शन, जब हम लोग बात करते हैं डिक्शन की पोइट्री में, तो इससे हमारा मतलब होता है कि पोएट जब किसी पोइट्री को लिख रहा है तो वो किन किन वर्ड्स को चूज कर रहा है अपनी पोइट्री में लिखने को, किन फ्रेजेस को वो यूज कर रहा है पोइट्री में, कैसा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं वो। तो उसी चीज से हमारा मतलब होता है कि वो अपने मीन्स पोइट अपनी पोइट्री में क्या डिक्शन यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड्स, क्या फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यही वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं मीन्स डिक्शन जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं टोन को, पोइट्री के टोन को, उसके स्टाइल को एंड मूड को, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये ओवरऑल मीनिंग को, ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोम को इम्पैक्ट करता है, पोइट के वर्ड चॉइस को, या फिर पोइट का डिक्शन ही ओवरऑल मीनिंग को इफेक्ट करता है पोएम का, ठीक है। देन आगे हमारा है टाइप्स ऑफ डिक्शन। अब डिक्शन के ही भी टाइप्स है, फॉर्मल डिक्शन है, इनफॉर्मल डिक्शन है, कॉन्क्रीट डिक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन है, पोएटिक या फिर एलिवेटेड डिक्शन। सेवेंथ एलिमेंट है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म हम लोग प्रतीक कह सकते हैं, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। Symbolism in poetry is the use of symbols, objects, colors, characters or events that represent deeper meanings beyond their literal sense। तो सिंबलिज्म को हम लोग डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि अगर कोई पोइट अपने पोइट्री में सिंबल्स को यूज करता है तो उसे हम लोग सिंबलिज्म कहते हैं। अब सिंबल्स को यूज कर सकता है वो अपने कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई सिंबल दे सकता है, कोई कलर्स का सिंबल दे सकता है अपनी पोइट्री में, कोई कैरेक्टर्स का सिंबल दे सकता है, या फिर इवेंट्स का। अब ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं कि सिंबल यहाँ पे कैसे यूज हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं रोज को, तो रोज किसका सिंबल होता है, रोज हम लोग कह सकते हैं सिंबल है ये ब्यूटी का, लव का, यूथ का। देन हम लोग कलर्स का अगर हम लोग सिंबल निकाले तो ब्लैक कलर को लेते हैं अगर, तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करती है डेथ को, या फिर इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करती है मिस्ट्री को, ठीक है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग रेड कलर को ले कलर्स में, तो रेड कलर डेंजर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये सिंबल है, रेड कलर सिंबल है डेंजर का। तो इस तरीके से पोइट कलर्स के थ्रू सिंबल को यूज करते हैं। देन है कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स में अगर हम लोग हीरो की बात करें तो हीरो में हम लोग क्या क्वालिटी देखते हैं, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए हीरो को, हीरो में साहस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हीरो है उसे हम लोग एक साहस का प्रतीक
के रूप में देख सकते हैं, या फिर रेजिलेंस। रेजिलेंस हम लोग कहते हैं क्विकली रिकवर करने की क्वालिटी को रेजिलेंस कहा जाता है। तो हीरो में एक क्वालिटी ये भी होता है कि उसमें रेजिलेंस होना चाहिए। तो हीरो सिंबल है रेजिलेंस का, ये हम लोग कह सकते हैं। देन है इवेंट्स। इवेंट्स में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इवेंट्स में हम लोग सनराइज को लेते हैं, ठीक है। सनराइज किसका सिंबल हो सकता है? सनराइज सिंबल हो सकता है न्यू बिगिनिंग का, एक होप का, उम्मीद का, ठीक है। इसके अपोजिट हम लोग सनसेट की बात करें तो सनसेट सिंबल होता है एंडिंग का, या फिर क्लोज ऑफ अ चैप्टर, ओके। और हम लोग अभी बोल रहे थे कि एंडिंग का, अब ये एंडिंग जो है, ये एंडिंग हैप्पी एंडिंग भी हो सकता है या फिर ट्रेजिक एंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स बियॉन्ड देयर लिटरल सेंस। जब कोई पोइट अपने पोइट्री में सिंबल्स का यूज करता है तो उसके जो सिंबल्स होते हैं वो उसके लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड होते हैं, उसके लिटरल उसके शाब्दिक अर्थ से परे होते हैं उसका सिंबल। इट अलाउज पोइट्स टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज। और सिंबल्स जो है वो पोइट्री में हेल्प करता है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कन्वे कर देते हैं इजीली, थीम्स को वो कन्वे करते हैं, एंड इमोशंस को विदाउट डायरेक्टली स्टेटिंग देम। तो कॉम्प्लेक्स थीम्स को या फिर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और इमोशंस को बिना उससे कहे हम जब पोइट सिंबल्स के थ्रू पोइट्री में कन्वे करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि उन्होंने उसमें सिंबल्स को यूज किया है। गिविंग रीडर्स द अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्रेट दीज मीनिंग्स देमसेल्व्स। और जब कोई पोइट पोइट्री में सिंबल्स को यूज करते हैं तो वो रीडर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सिंबल्स को खुद से इंटरप्रेट करे, अपने तरीके से उसका मीनिंग निकाले और पोइट्री को समझने की कोशिश करे, ठीक है। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ सिंबॉलिज्म इन पोइट्री। पहला है नेचुरल सिंबल्स, कलर सिंबल्स। थर्ड है ऑब्जेक्ट्स एज सिंबल। फोर्थ है रिलीजियस और कल्चरल सिंबल्स। फिर है पर्सनल और इन्वेंटेड सिंबल्स। नेचुरल सिंबल्स में हम लोग कह सकते हैं जैसे कि नेचुरल चीज़ों को जब पोइट सिंबल्स की तरह यूज़ करे तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिंबल्स। जैसे कि नेचुरल चीज़ों में आ सकता है रोज़, तो ये एक नेचुरल चीज़ है रोज़, तो उसे हम लोग नेचुरल सिंबल्स में रख सकते हैं। फिर है कलर सिंबल। कलर सिंबल में कोई भी कलर का सिंबल अगर यूज़ किया जा रहा है पोइट के द्वारा तो वो है कलर सिंबल। जैसे कि रेड, वाइट सिंबल है पीस का, शांति का। ब्लैक है, रेड है, केसरिया है, ठीक है। ये सारे कलर्स को यूज़ कर रहा है सिंबल के थ्रू, सिंबल्स के लिए, तो ये है कलर सिंबल। फिर है ऑब्जेक्ट्स एज सिंबल। जब कोई पोइट किसी ऑब्जेक्ट को एक सिंबल की तरह यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट सिंबल है वो। ऑब्जेक्ट हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं क्राउन। क्राउन CROWN, क्राउन, ओके। तो ये जो क्राउन है इसका हम लोग एक मीनिंग निकालें तो मीनिंग निकल सकता है अथॉरिटी या फिर पावर। जिसके पास क्राउन है उसके पास ही अथॉरिटी है एंड पावर है। तो ये जो क्राउन शब्द है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एज सिंबल्स में आता है। फिर है रिलीजियस और कल्चरल सिंबल्स। तो कुछ रिलीजियस चीज़ों को लेकर के अगर पोइट सिंबल्स दे रहे हैं या फिर कुछ कल्चरल चीज़ों को एज ए सिंबल यूज़ करें पोइट्री में तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो रिलीजियस या फिर कल्चरल सिंबल है, ठीक है। अब रिलीजियस सिंबल में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ओम का। ओम एक सिंबल कह सकते हैं कि ओम सिंबल है यूनिटी का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, या फिर डिवाइन प्रेजेंस का, मतलब हमारे बीच दैवीय शक्तियों का प्रेजेंस का सिंबल है ओम। ओम हम लोग बनाते हैं ना हिंदू धर्म में, ओम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे अच्छे से मैं नहीं बना पा रही हूँ बट आप लोग समझ जाए, ओम है ये। फिर है पर्सनल और इन्वेंटेड सिंबल्स। तो जब कोई पोएट खुद से कोई सिंबल क्रिएट कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल और इन्वेंटेड सिंबल्स, ओके। एंड यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कुछ वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, and of course thanks for watching the video.